गुड इवनिंग। क्लास स्टार्ट हुआ या नहीं? गुड इवनिंग। जय हिंद। होमवर्क एक्सरसाइज 4 राइट of DE. Question 1 to 5. Any doubt? Quickly. 1 to 5. No. Question number 3. आई थिंक प्रॉब्लम 3 में कुछ गलत ग्राफ मान लेते हैं. लेट्स से fx having graph like this and the second function उसे मैं कुछ gx बोल दिया. ये gx है. gx का मतलब वो इंटीग्रल -∞ to x fx. नाउ प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? कर्व थ्रू, ठीक है. tangents to both curves with equal abscissa intersect on x axis. तो सेम x पर टेंजेंट बनाया to them at same x. and tangent intersect on x axis. This is known. मतलब something, 0. तो मैंने सिंपली क्या किया, मैंने ये दोनों पॉइंट है ना, ये पॉइंट हो गया h, g of h एंड h, f of h. तो इसको f की हेल्प से, तुमको तो पता है मैं सारे क्वेश्चन स्लोप से ही करता हूं. f of h -0 अपॉन x माइनस h, इसको कुछ x पढ़ लिया, इज f डैश एट h obtained h from x from here, h fh अपॉन f डैश. कैलकुलेशन आई थिंक सही कर दी मैंने, ठीक है. ये x कोऑर्डिनेट आ गया. सिमिलरली x कोऑर्डिनेट फ्रॉम g ऑल्सो विल कम आउट h प्लस g ऑफ h ओवर g डैश एट h. लोग समझ गए कि सर वो कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो इससे एक रिलेशन आ गया f डैश अपॉन f बराबर g डैश अपॉन g. अब मुझे लगता है कि मैं इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट भी कर देता हूं, तो ln f इज इक्वल टू ln g और कांस्टेंट आई कॉल्ड ln c. तो मेरे ख्याल से कुछ लोगों को समझ में आया कि हाउ डू आई गेट दिस रिजल्ट, ठीक है. अब तुमको इंफॉर्मेशन नोन है, g0 इज 1 एंड f0 इज 1 एंड g0 इज हाफ. तो क्यों नहीं तुम इसी प्लेस पर x को 0 पुट कर देते. तो f of 0 इज 1, g of 0 इज हाफ. इससे c आ गया. तो आई थिंक 2gx, c इज 2gx. बस अब तुम इस बात का तो यूज करोगे ही ना कि g डैश x, तुमको लेबनेस तो आता ही है, तो g डैश x जो है वो fx है. बस तो खत्म करो प्रॉब्लम. 2g डैश x बराबर f डैश. बस इसके आगे मुझे करने की नीड नहीं है. कुछ लोग समझ गए ना कि मैंने g डैश को f यूज कर लिया है, और उसके बाद c निकालने के लिए तो यू हैव कंडीशन. h माइनस एक्स होगा, ये कह रहे हो? fh माइनस 0 h माइनस एक्स. हाँ मिस्टेक है. तो ठीक है, तो अभी क्या हो गया, h माइनस, यही मिस्टेक थी ना. अब तो सही है, अब सही है ना. मेरे ख्याल से अब ठीक कर दिया होगा.
ठीक, अप टू फोर्थ का ए पार्ट, फोर्थ का ए पार्ट थोड़ी है, वो पूरा एक सिंगल प्रॉब्लम। अच्छा हाँ ठीक है, 3 पार्ट ही है। ठीक, फोर्थ काफी मतलब इसके 2 पर्टिकुलर सॉल्यूशन, y तो जनरल सॉल्यूशन है विच रिप्रेजेंट एवरी कर्व, एंड u एंड v आर 2 ऑफ देम। वो तुमसे u और v में रिलेशन लाने के लिए कह रहा है, नॉट u एंड v, y इन टर्म्स ऑफ u एंड v लाने के लिए कह रहा है। तो एक काम करो ना, बिकॉज u एंड v आर सॉल्यूशन, चलो एक रिलेशन तो इसका मतलब तो तुम समझ रहे हो कि सर हर एक y रिप्रेजेंट हो रहा है। नाउ u इज ऑल्सो a सॉल्यूशन, तो आई कैन पुट y टू बी u, आई कैन पुट y टू बी v, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख सकते हो। नाउ टारगेट एकदम क्लियर है कि विद द हेल्प ऑफ 3 आपको u v एंड y में रिलेशनशिप लानी है, वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ पी क्यू। तो कुछ मैनिपुलेशन करो कि सर ये 3 इक्वेशंस पे कुछ मैनिपुलेट किया तो q एलिमिनेट हो गया बाय सब्ट्रैक्टिंग I subtracted is equal to minus px y minus u। एक रिलेशन कुछ लोग फॉलो कर गए कि सर इसी, क्योंकि y v भी सेटिस्फाई कर रहा है तो तुम चाहो तो v पुट कर सकते हो कि हियर आई पुट v। अरे y सारे आंसर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो v इज वन ऑफ देम। और यही जो बात मैं तुमको डायरेक्टली कह रहा हूं कि यहां पर y को v पुट कर दो, तुम कह सकते हो कि सर मैंने इन दोनों को घटा के लाया था, एक ही बात है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में एक ही पॉइंट है कि आप p को एलिमिनेट करो, तो तुमको लग रहा होगा कि सर इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, p ऑल्सो गॉट एलिमिनेटेड, तो आई डिवाइडेड। अब कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर अब तो y माइनस यू वन साइड एंड v माइनस यू वन साइड एंड देन यू इंटीग्रेट डायरेक्टली, तो ln ऑफ y माइनस यू ln ऑफ v माइनस यू, कांस्टेंट को भी ln c, तो ln एलिमिनेट होकर के ये रिलेशन आ गया। तो ये वो तुमसे चाह रहा था, फाइंड रिलेशन बिटवीन u v एंड जनरल सॉल्यूशन। अब तुम समझ पा रहे हो ना कि c क्या है, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो c को तुम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते जाओगे तो तुमको सारे सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v ऑब्टेन होते चले जाएंगे, है ना। पुट c इक्वल टू 0, पुट c इक्वल टू -1, पुट c इक्वल्स टू पाई, पुट c इक्वल्स टू √2, तो एवरी सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ u एंड v इज ऑब्टेन्ड। ठीक, जिसमें W इज ऑल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो वो जो लास्ट पार्ट है कि W, तो यार कहना कि किसी पर्टिकुलर C बराबर C1 विल गिव यू W, तो यहां पर W माइनस यू, V माइनस यू इज सम C1। अप टू 10 एनी डाउट? डिफरेंट थॉट तो को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही कहते हैं, है ना। हाँ 4 ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, राइट। अप टू 10, 6 to 10 क्विकली। 10th प्रॉब्लम, अरे ये सीधा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का क्वेश्चन था, तुमने एक्चुअली पेशेंस रख के नहीं किया। तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता है कैसे करते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर से डिवाइड करो, तो 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन गया। तुमने इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करने की कोशिश ही नहीं की होगी, है ना। जीएन बर्मन भूल गए होगे कि सर वो dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 कैसे करते हैं। तो जीएन बर्मन जिन लोगों ने की उनको पता है कि एक्स स्क्वायर बाहर निकाल के हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तो डायरेक्ट ही हो गया था। ठीक कि सर इसमें तो एफर्ट ही लगाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, ये तो
क्वेश्चन रूल नहीं, ये तो dy बाई डी एक्स लिखोगे हो जाएगा, ठीक है ना। डी बाई डी एक्स को मैनेज करना, फाइंड डी बाई डी एक्स, फिर देखना क्या फॉर्मेट क्या आ रहा है, ठीक है। बाकी कुछ लोग मुझको जानते हैं कि नहीं, ऑल्टरनेट नहीं हो रहा है, वो डी वाई बाई डी एक्स में जाके हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। अप टू 10 डन। नाइन्थ तो क्लास में बताया हुआ क्वेश्चन है, तुम लोग a माइनस एक्स प्रॉपर्टी को बिल्कुल ही यूज नहीं करते हो यार। हाँ, एफ ऑफ एक्स माइनस टू टी को एफ टी क्यों नहीं लिख देते हो, कि मैंने तो एफ टी लिख दिया था यूजिंग टी माइनस एक्स प्रॉपर्टी, a माइनस एक्स प्रॉपर्टी। तो a माइनस एक्स का मतलब है टी एक्स माइनस टी बन गया, तो x माइनस टी दो इंटीग्रल में तोड़ दो और क्या, x आउट। कुछ लोगों को बात समझ आ रही है कि ये क्या कर रहा हूं, ठीक है ना। बस ठीक है, प्लस जो भी लिखा हुआ है, राइट। बस अब लगाओ इसको, डिफरेंशिएट करो यूजिंग लेबनिज फॉर्मूला। तो x एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स कैंसिल, हियर ओनली रिमेन x का डेरिवेटिव 1, यहां सिर्फ इंटीग्रल एफ टी बचा है, और इधर तो एफ ऑफ एक्स साइन कॉस माइनस साइन और x ये रहा। बस ठीक है, एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, लेकिन ये बीच का स्टेप तुमको एक कंडीशन भी दे रहा है जो आगे जाके काम आएगी। तुम इसी स्टेप पर जरा x को 0 रखना, तो x को 0 रखने से 0 f0 1 माइनस 1 f0 0। ये तुम्हारे आगे जब तुम c निकालने जाओगे ना कि सर वो f डैश और f सब आ गया था, इंटीग्रेट करके f आ गया, ठीक है, तो एंड में तुमको c निकालने में काम देगा। अप टू 15 डन। 11 to 15 क्विकली। इलेवन टू 1 5। ट्वेल्व। ये क्वेश्चन dx बाई डी वाई की फीलिंग दे रहा है कि सर इसको dx बाई डी वाई लिखिए, फिर ओरली जो मुझे दिखाई दे रहा है dx बाई डी वाई जब लिखूंगा तो एक तो x दिख रहा है मुझे और एक एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो कुछ लोगों को क्लिक कर गया कि सर ये तो बर्नौलीज फॉर्म का क्वेश्चन है, dx बाई डी वाई एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो इसके बाद कुछ लोगों को याद है कि अब एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके 1 बाई एक्स को टी रख के करना होता है, ठीक है ना। बर्नौलीज फॉर्म भूले नहीं हो तुम, है ना। 11th क्वेश्चन यार थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्टली प्रोडक्ट रूल पहचान करके हो गया था, इसमें डायरेक्टली डिफरेंशियल होते हैं ना वो सीधे देख लिए थे। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर मतलब एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर का डी बाई डी एक्स, देखो ध्यान से, तो इससे तुम्हारे दो टर्म कवर हो गए, 2x क्यूब इंटू वाई, ध्यान से देखो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये सेकंड ये फोर्थ वाला टर्म 2x क्यूब इंटू वाई इंटू डी बाई डी एक्स। कुछ लोग समझ गए कि सर ये दो टर्म जो है आपके एक्सप्रेशन का फर्स्ट और फोर्थ लिखा हुआ है। अब इसी तरह से जो रिमेनिंग टर्म है ना वो भी सीधा डेरिवेटिव पहचानने में आ रहा है कि दैट इज डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
इंटू कॉस एक्स वाई। आई थिंक मिस्टेक कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स कॉस एक्स वाई। तो इसको जरा मन में डिफ्रेंशिएट करो, तो कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई है ना, इंटू वाई, तो एक्स वाई का टर्म है कि नहीं, हाँ है, वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, सही है ना। तो मेरे ख्याल से अब तो कवर हो गया ना, माइनस एक्स वाई साइन, और ये क्या है, एक्स साइन एक्स वाई, और डी वाई बाई डी एक्स, और एक एक्स ये बाहर लिखा हुआ है, मैंने इसका डेरिवेटिव लिख के दिखाया है, इस क्वांटिटी का डेरिवेटिव। एक बार देखना कैलकुलेशन ठीक है मेरी कि नहीं, यही बन रहा है, डायरेक्टली डिफरेंशियल पहचान में आ गया, राइट। बाकी ऐसे क्वेश्चन तुम लोगों को पता है कि इस तरह के क्वेश्चन का स्कोप जेई में काफी कम है। 14 जहां पर डायरेक्टली डिफरेंशियल पहचानने पड़ते हैं ना, परपेंडिकुलर फ्रॉम पी ऑफ द कर्व ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, एक गलत ग्राफ इमेजिन कर लो, गलत ग्राफ है, फ्रॉम पी परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, meet at A, length of perpendicular from A on tangent at P, tangent at P, perpendicular from A is equals to A, this is A. If the curve cut y axis orthogonally, orthogonal तो मतलब है एंगल बिटवीन टेंजेंट टू कर्व एंड y एक्सिस, तो ये जो कर्व है ये y एक्सिस को कट किया, यहां पर टेंजेंट टू कर्व एंड y एक्सिस 90। इसका मतलब कुछ लोग समझ गए कि सर इसने जहां पर y एक्सिस को कट किया है वहां पर dy बाई डी एक्स जीरो है ना, इतना मीनिंग समझ में आया, ठीक। फाइंड इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है। अब तुम लोग जानते हो कि इस सिचुएशन में मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना प्रेफर करता हूं, और लोग जानते हैं कि सर वो आप ना थीटा लिखने वाले हो, तो लेट मी कॉल थीटा। अगर ये थीटा है तो तुम तो समझ रहे हो सर ये के है ना, लोकस के, तो ये कितना हो गया, के कॉस थीटा, के कॉस थीटा। अब थीटा के बारे में तुम समझ ही पा रहे हो कि मैं स्लोप की मदद पे जाऊंगा, तो ये थीटा है, तो सम ऑफ दिस प्लस दिस 90 एंड दिस प्लस दिस ऑल्सो 90, ये भी 90, ये थीटा हो गया। कुछ सही कह दिया ना मैंने, ये थीटा हो गया। तो जो डी वाई बाई डी एक्स है वो माइनस टेन थीटा आ गया, तो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, वाई स्क्वायर, वो समझ पा रहे हो। और सेक स्क्वायर को तुमने अभी भी मुझे बता दिया ना कि सर टेन थीटा जो है माइनस टेन थीटा डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स एट एच के। So this is what the relation I get, right? DE सॉल्व करना is not challenging for you now anymore, कि सर अब ये सब छोड़ दो आप हमारे लिए, ठीक है। और इंफॉर्मेशन बता देता हूं, ये पॉइंट है 0, नाउ व्हाट इज दिस पॉइंट। तो कुछ लोग समझ गए कि सर ये वो पॉइंट, इस पॉइंट पर आपका डी वाई बाई डी एक्स जीरो है, तो डी वाई बाई डी एक्स को अगर जीरो रखता हूं मैं तो साफ दिख रहा है ना कि वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ गया, तो इट इज आइदर ए और माइनस ए। तो वो तुम केस बना बना के क्वेश्चन कर लेना, है ना, थोड़े लंबी प्रॉब्लम्स है, केस बन गए कि सर इट इज आइदर 0, ए और इट इज 0, माइनस ए। तो बेसिकली ये तुमको सी निकालने के लिए कंडीशन मिल गई कि जब मैं डी सॉल्व कर लूंगा तो कांस्टेंट सी निकालने के लिए पुट 0, ए, दो केस बनेंगे ना प्रॉब्लम में,
16 to 20 up to 20. सिक्सटीन से 20 क्विकली 18. Two integral curves of homogeneous first order. होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर से तो तुम मीनिंग समझते ही हो कि होमोजीनियस फर्स्ट ऑर्डर डीई इज समवॉट लाइक दिस. तो तुम इतना तो फील कर चुके होगे कि वी आर गिवन द होमोजीनियस डीई, दैट इज अ गिवन डी. तो ये जो एफ है, एफ ये एक नोन फंक्शन है. ठीक, यू कैन नॉट चेंज कि सर कभी तो मैंने एफ को एफ एक्स बराबर एक्स ले लिया है ना, एफ एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ले लिया, नहीं, चेंजिंग नहीं, दैट इज सेम. तो कोई भी एफ एक नोन एफ है. इस नोन इक्वेशन को C1 सेटिस्फाई कर रहा है, C2 सेटिस्फाई कर रहा है, टू कर्व्स. ठीक है, इसके कोई दो सॉल्यूशन, तुम तो जानते हो कि सर इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं. उन इनफाइनाइट में से दो मुझे आंसर नोन है. वन इज कॉल्ड एफ ऑफ एक्स वाई C1 एंड वन इज एफ ऑफ एक्स वाई C2. ठीक, नाउ प्रॉब्लम कह रहा है, अगेन एक काम करते हैं, वो जो दो कर्व मैंने अभी भी नाम लिए एफ ऑफ एक्स वाई C1, उनके गलत ग्राफ बना लेते हैं कि सर ये है दोनों के गलत ग्राफ. दिस कर्व हैज इक्वेशन like this and this curve has equation like this. है ना, लोग फील कर पा रहे हैं वो क्या बताना चाहता है. वो बेचारा बताना चाहता है कि this equation contain x, y and arbitrary constant C1. This equation has some C2, not arbitrary, known constant. C1 की वैल्यू, C की वैल्यू C1 और इधर कांस्टेंट की वैल्यू C2. अब ये कह रहा है P1 P2 are point of intersection of these curve with line y equal to mx. कोई भी लाइन है, तो इस लाइन को तुमने नोटिस कर लिया कि सर ये तो ओरिजिन से पासिंग लाइन है. चाहे ये कोई भी लाइन हो, ये 2x लाइन हो, ये 5x लाइन हो, है ना, तभी उसने उसको आर्बिट्ररी लाइन बोला है, सम mx लाइन. ठीक, नाउ सेम लाइन मीट टू कर्व्स एट पॉइंट नेम्ड P1, पॉइंट नेम्ड P2. अब कह रहा है कि प्रूव करो चाहे ये कोई सी भी लाइन हो, चाहे ये 2x लाइन हो, चाहे ये 3x लाइन हो, ये जहां भी कट करेगी दोनों को, वहां पर दोनों की टेंजेंट पैरेलल आएगी. ये तुमको प्रूव करना है. तो अब मुझको एक बात बताओ, दो टेंजेंट एट दिस पॉइंट, टेंजेंट एट दिस पॉइंट. ठीक, इस पॉइंट को कुछ नाम दे दो कि सर ये x1 y1 पॉइंट है और ये x2 y2 है. अब तुमको लगता नहीं कि आई एम इंटरेस्टेड टू ऑब्टेन स्लोप ऑफ कर्व एट दिस पॉइंट, लेकिन ये जो कर्व है, ये कर्व तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. सही है, तो लोग समझ गए कि सर इसमें जाइए और dy by dx एट x1 y1 निकाल लाइए बाई डायरेक्टली सब्सटीट्यूटिंग x1 y1, क्योंकि ये जो स्लोप है ये इस कर्व का ही स्लोप है ना. ये जो स्लोप है ये इन सारे कर्व्स का है, जो भी इसके आंसर्स होंगे ये सबका स्लोप है. तो इफ आई पुट x1 y1 हियर, गेट, अब कुछ लोग समझ गए कि सर y1 अपॉन x1 ये तो mx लाइन का स्लोप है, ये तो m हो गया m, तो दैट इज f ऑफ m. नाउ सेम वे आई डिड, तुमको x2 y2 पर स्लोप चाहिए ना, तो इस इक्वेशन को ये कर्व भी सेटिस्फाई कर रहा है ना. तो गो टू दिस इक्वेशन एंड पुट x2 y2. लॉजिकल प्रॉब्लम था, है ना. इफ आई पुट x2 y2 I get y2 upon x2. Now again कुछ लोग समझ गए
कि सर y2 अपॉन x2 वो तो m के बराबर है, f ऑफ m। तो ये तो बराबर प्रूव हो गया कि dy by dx एट x1 y1 dy by dx एट x2 y2 आर इक्वल। इसका मतलब है क्वेश्चन सही था। अप टू 20 एनी अदर? सही था ना क्वेश्चन? ट्वेंटी का एक पार्ट मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, ठीक है, कोई एक पार्ट, कि ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कैसे निकालना था। 5 सेकेंड्स क्विकली। इसका सबसे इजी पार्ट बता देता हूं, ठीक है। सबसे इजी पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट ही बता देता हूं। ए इज अ पैरामीटर, तो एक्चुअली ये जो कर्व दिए है ना y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए को तुम चेंज कर सकते हो, ए इज 1, ए इज 2, ए इज 3 एंड सो ऑन। तो यू आर गिवन ए फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, तुमको इनफाइनाइट कर्व्स मिल रहे हैं लाइक दिस। ठीक है, अब तुमसे प्रॉब्लम पूछ रहा है फाइंड द कर्व विच इज ऑर्थोगोनल टू देम। तो तुमको एक सिंगल कर्व देना है, वो भी ऐसा जो इन सबको कट करे और इंटरसेक्शन पॉइंट पर 90 एंगल बनाए। ठीक है, तो एक काम करो, तुम तो लोकस से करते हो ना क्वेश्चन, कि सर आउट ऑफ दीज इनफाइनाइट ए y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, इसमें से मैंने कोई एच के पॉइंट, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है एच के, वो किसी ए बराबर ए कर्व से इंटरसेक्ट मान लिया। मान लो ये जो कर्व है ये ए की पर्टिकुलर वैल्यू ए से ऑब्टेन हुआ है। कुछ लोग समझ गए ना, y बराबर ए एक्स स्क्वायर। अब तुम जानते हो कि हाउ डू आई मेक ऑर्थोगोनल, ठीक है ना, सबको ही पता है कि सर वो टेंजेंट के बीच में m1 m2 -1 कर दीजिए, ठीक। लेकिन अब मुझको एक चीज पहले से सोच के बताओ, क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आंसर इंडिपेंडेंट ऑफ ए आना चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा कर्व चाहिए जो हर ए के लिए ऑर्थोगोनल हो रहा हो। तो इतनी बात तुमको क्लियर होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ ए। ओके, तो चलो m1 m2 करते हैं। तो ये जो रिक्वायर्ड कर्व है उसका स्लोप को तो मैंने dy by dx एट एच के बोल दिया। दिस इज स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड कर्व एट एच के। और अगला कर्व का निकाल दो कि सर वो dy by dx आ रहा है 2ax, एच के पुट कर दिया तो आई गॉट 2a इंटू एच इज -1। लेकिन अब जिसको थोड़ी सी अकल है वो समझ सकता है कि सर ये ए में मत लिखिए, अदरवाइज आपका जो कर्व है वो ए के टर्म्स में आ जाएगा। तो इस ए को एलिमिनेट कीजिए। तो मानते हो ये एच के पॉइंट लाइज ऑन दिस, तो डोंट यू थिंक कि आई कैन पुट ए टू बी के अपॉन एच स्क्वायर? बुद्धि लगाओ। तो आई गेस 2h इंटू ए दैट इज के अपॉन एच स्क्वायर। आई थिंक कुछ लोगों को बात समझ आ गई। अब सबको ही पता है कि सर अब तो एच के को आप एक्स वाई लिखवा दोगे, तो योर डीई नाउ इज डी वाई बाई डी एक्स 2y बाई एक्स इज -1। और अब कुछ हमको भी करने दे दो, है ना सर, कुछ तो हम भी करेंगे। तो लोग समझ गए कि आपको आंसर में पैरामीटर नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान रख के प्रॉब्लम करें, ठीक है। लाइक थर्ड पार्ट में भी उसने आंसर में पैरामीटर ए को बोला है, के को नहीं बोला है। के इज नॉट अ पैरामीटर, पैरामीटर इज ए। ओके, तो आंसर शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ ए। अब जब तुम 20 के फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हो तो आई एम श्योर फोर्थ भी कर सकते हो कि सर फोर्थ में m1 m2 -1 नहीं करना है, फोर्थ में m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2 इज tan 45 करना है, ठीक।
आई थिंक डीईई एक्सरसाइज 4 कंप्लीट। नेक्स्ट क्या था? प्रोबेबिलिटी 4, राइट? डीपीपी 4 क्विकली। क्वेश्चन 1 to 5। वन टू फाइव। नो, जल्दी डाउट पूछो। क्वेश्चन नंबर 4, अनबायस्ड क्यूबिक डाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टोटल स्कोर ऑफ 4 या 6। इजी है यार। कितने बार थ्रो करना है? 3 बार थ्रो करना है। तो 4 का सम चाहिए ना तुमको। तो 4 के लिए फेवरेबल क्या होगा? 1 1 2। 3 थ्रो कर रहे हो ना? 3 थ्रो। और कोई तरीका तो नहीं है ना अदर देन 1 1 2? गलत तो नहीं बोल दिया ना मैंने? और कोई तरीका नहीं है, राइट? तो 1 1 2, 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 की प्रोबेबिलिटी है 1/6। 1/6 1/6 इंटू 2 की प्रोबेबिलिटी है 2/6। लेकिन जिन लोगों को अकल है दे विल से सर 3C1। केस कौन लिखेगा, है ना? केस भी तो लिखना होगा। और जब प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 लिखने जाओगे तो उसमें थोड़े केस ज्यादा बन जाएंगे। 1 1 1 4 नहीं, 1 2 3 ट्रिपल 2। देखना इतने केस बनेंगे ना। सम इज 6। तो सम इज 6 में तुम समझ ही रहे हो कि सर कोई एक केस कर लीजिए 1/2 अगला 3 ना इंटू 3 फैक्टोरियल। कुछ लोग समझ पा रहे हैं ना? मल्टीप्लीकेशन थ्योरम लगाई है मैंने। और फिर 2 2 2 तो तुम समझ ही गए कि सर 2/6 का क्यूब। इतना लल्लू क्वेश्चन था ये। सम इज 6 और फिर दोनों का सम आइदर 4 और 6। तो इन दोनों को जोड़ लोगे ना कि सर इन दोनों आंसर्स को जोड़ लीजिए, दिस प्लस दिस। अरे 5 पूछ के क्या करोगे यार? 5 इजी था। ए बैग कंटेन्स, ये बैग है, 3 रेड 3 ग्रीन। ये टाइम t इक्वल टू 0 पर ये कंडीशन है। ए पर्सन, अब क्वेश्चन नंबर 2 रुक जाओ, ठीक है ना? जब टाइम से कॉल किया करो क्वेश्चन को। अब 5 लिख दिया ना, पहले 5 बताऊंगा। बैग कंटेन्स दिस कंटेंट एंड अ पर्सन ड्रॉज 3 balls ड्रॉन। 3 बॉल ड्रॉ कर लिए और फिर क्या किया? आफ्टर डूइंग ड्रॉइंग 3 balls, इसने 3 ब्लू बॉल इंट्रोड्यूस कर दिए, 3 ब्लू। और अब कह रहा है कि अब तुम फिर से 3 बॉल ड्रॉ करो, 3 balls फिर बाहर निकालो। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 लेटर बॉल्स, ये जो 3 बॉल्स हैं ऑल ऑफ डिफरेंट कलर, ये जो तुमने 3 निकाले हैं ये तीनों डिफरेंट कलर के हैं। तो केसेस में होगा प्रॉब्लम कि सर ये जो 3 बॉल्स आपने ड्रॉ किए थे वो 2 रेड और 1 ग्रीन थे, है ना? तुम कोई बुद्धू कह ही नहीं सकता कि सर तीनों रेड चले गए, ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि बाद में तुमको तीनों अलग अलग कलर की बॉल लानी है। तो मेरे ख्याल से 2 रेड 3C2 1 ग्रीन 3C1 upon 6C3, this is what happening in first 3. Now I draw next 3. अब मैं next 3 निकाल रहा हूं। तो लोग समझ गए कि सर जब next 3 निकालोगे तो you are left with 1 red, तो 1 red is drawn, you are left with 2 green, 1 green, and you are left with 3 blue. अपॉन 6C3,
ठीक। अब मुझे लगता है कि जिसको थोड़ी भी अकल है वो समझ रहा है कि सर इसका जो दूसरा केस है ना, कि 1 रेड एंड 2 ग्रीन आर ड्रॉन इन फर्स्ट 3, उसका आंसर भी यही आने वाला है। प्रॉब्लम ओवर। इतना छोटा सा प्रॉब्लम था, ठीक है ना। तो ये लल्लू क्वेश्चन था, बनने लायक। क्वेश्चन नंबर 2, क्विकली। A child throws 2 fair dice, ओके। अगर अनइक्वल नंबर शो हुआ, देन ही एड्स अप, ठीक है, एंड गेट द फाइनल स्कोर। इफ नंबर्स शोन आर इक्वल तो ही थ्रो अनदर पेयर, तो वो दोबारा 2 डाइस को फिर थ्रो करता है और फिर 4 नंबर्स को ऐड करता है, ठीक है, और उसके बाद फाइनल स्कोर ऑब्टेन हुआ, ठीक। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी हिज स्कोर इज 6। तो तुमको लगता नहीं कि सर स्कोर इज 6 में पॉसिबिलिटी 1/5, मानते हो ये अनइक्वल नंबर आया, तो तुम समझ रहे हो कि इसमें आप पहले थ्रो के बाद ही रुक जाओगे। 1/5, 2/4, अरे वही रिपीट कर दो यार, 4/2, 5/1। कोई मुझसे नहीं कहेगा कि सर 3/3 क्यों नहीं लिखा, है ना, क्योंकि 3/3 होने पर तुमको दोबारा थ्रो करना पड़ेगा, तो सम 6 नहीं हो सकता, 6 से ज्यादा हो जाएगा फिर, ठीक है ना। अभी मैंने बात फिनिश नहीं की है, अभी सम 6 लाने के लिए और भी केसेस बनाऊंगा 1/1, लेकिन कुछ लोग समझ रहे हैं कि सर 1/1 या 2/2, है ना, 1/1, 2/2, तो इसमें आपको आगे भी थ्रो करने पड़ेंगे, ठीक। कुछ लोगों को बात समझ में आ रही है ना। तो अगर 1/1 आया तो नेक्स्ट थ्रो क्या होगा, 1/3, 1/3, 2/4, ये क्या लिख दिया, 2/2। मेरे ख्याल से अब तो इक्वल अलाउड है ना, क्योंकि 2 थ्रो के बाद तो तुम कर ही नहीं रहे ना, क्वेश्चन में यही दिया है, या तो 1 थ्रो होगा या 2 थ्रो होंगे, ठीक है, 3/1। और यहां पर तो लोग समझ रहे हैं कि सर 1/1 इज द ओनली चॉइस, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी मानते हो ये जो 4 फेवरेबल है, ये 4 फेवरेबल है आउट ऑफ 36, क्योंकि ये रिजल्ट में तो दोबारा थ्रो हुआ ही नहीं, तो टोटल नंबर ऑफ वेज इज ओनली 36, और ये जो फेवरेबल केसेस लिखे हैं इसमें 2 थ्रो हुए हैं, इसका मतलब है टोटल इज 36 स्क्वायर, एंड व्हाट इज फेवरेबल, 1, 2, 3 एंड 1 इज द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, कि आइदर देयर आर 2 थ्रोस और देयर इज ओनली 1 थ्रो ऑफ पेयर ऑफ डाइस। 6 to 10, 6 and 7, क्वेश्चन नंबर 6, P प्रोबेबिलिटी हेड की है, until a head appear for first time, number of tosses required is even। अरे even का मतलब है either number of tosses is 2, 0 टॉस तो नहीं बोलना है कि सर 0 टॉस, अरे फिर हेड आएगा कहां, तो either there are 2 tosses or there are 4 tosses or there are 6 tosses and so on, ये मतलब हुआ नंबर ऑफ टॉसेस इवन। तो 2 टॉस हुए, इसका मतलब है फर्स्ट टॉस इज टेल, सेकंड इज हेड, और देर आर 4 टॉसेस, इसका मतलब है फोर्थ टॉस। 4 टॉस तो तब होंगे ना जब हेड फोर्थ में आएगा, फर्स्ट 3
टेल, फोर्थ इज हेड, मेरे ख्याल से यही मतलब निकल रहा है, एंड सो ऑन। आ जाएगा इससे आंसर, इनफाइनाइट जीपी यू विल गेट। इसे बराबर 2/5 कर लेना, यू विल गेट द आंसर पी। कि सर ये जो भी रिजल्ट आएगा उससे इक्वल टू 2/5, देन ऑब्टेन पी। क्वेश्चन नंबर 7, राइट? कुछ लोगों को याद है मैंने डिविजिबिलिटी का एक क्राइटेरिया तुमको बताया था कि डिविजिबिलिटी के क्राइटेरिया से मोस्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं। 2 नंबर्स ए बी फ्रॉम नेचुरल नंबर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। तो संभव है कि किसी को याद हो कि सर आप क्या बोलोगे, आप x पर कमेंट करोगे, x स्क्वायर पर जाना है तो यू विल टॉक अबाउट कि x इज ऑफ द फॉर्म 5k प्लस 1 2 3 4। ठीक है, कुछ याद आ रहा है ना कि हाँ ऐसा कुछ बताया था डिविजिबिलिटी, कि डिविजिबिलिटी के ज्यादातर क्वेश्चन में इस तरह का थॉट यूज किया करो। तुमको 5 से डिविजिबिलिटी इंटरेस्ट है ना, तो आई कैटेगराइज्ड, मानते हो आउट ऑफ इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर ऑफ द फॉर्म 5k, ऑफ 5k प्लस 1, ऑफ दिस, ऑफ दिस, ऑफ दिस, मानते हो ये सब इक्वली लाइकली हैं? आराम से जल्दी से इस बात का जवाब दो मुझे। नेचुरल नंबर ऑफ दिस फॉर्म, ऑफ दिस फॉर्म, ऑफ दिस फॉर्म, दे आर इक्वली लाइकली। जल्दी से हाँ बोल दो। बोल दिया ना? हाँ ठीक। लेट मी एज्यूम, है ना, मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ एजम्पशन। तो इन सब्जेक्ट स्टूडेंट हैज टू एज्यूम, while teaching teacher has to assume कि students are getting his point, है ना? तो a good teacher is that person who take this assumption, right? और मैं अपने आप को एक अच्छे टीचर में रखता हूं। तो x स्क्वायर 5 म्यू, करते जाओ, स्क्वायर करते जाओ, 4 4 1। इस पर जरा आराम से सोचना कि ये मैंने सही लिख दिया या नहीं। ठीक, नाउ यू आर इंटरेस्टेड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू बी डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो दोनों 5 के फॉर्म के हों कि सर ये दोनों ही 5 के फॉर्म है, या एक +1 फॉर्म है और अगला +4 है, या इंटरचेंज भी कर लो, या नहीं +3, हाँ +3 हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, बस खत्म हो गए। देखना केसेस कंप्लीट हो गए क्या? वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी अदर केस। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था ना क्वेश्चन? नहीं ना, और कोई केस नहीं ना? अरे हाँ बोलो, इसके अलावा और कोई केस नहीं बचा? ठीक, तो ऑफ द फॉर्म 5k, तो 5k एक्स स्क्वायर आने के लिए ओनली फेवरेबल इज एक्स लाइक दिस। तो मुझे लगता है 1 ए की बात कर रहा हूं, ए, इसी तरह से बी, मानते हो ए बी का सिलेक्शन तुमने ही कहा था सर 5k फॉर्म ए होगा इक्वली लाइकली, तो 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी। तो ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी। ठीक, नाउ 5k प्लस 1, तो 5k प्लस 1 मेरे ख्याल से दो फेवरेबल है, दिस वन एंड दिस वन। ए इज ऑफ दिस फॉर्म या ए इज ऑफ दिस फॉर्म, तो आई थिंक 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी। कुछ लोग समझ पा रहे हैं? इसी तरह से b +4 +4 +4, दिस इज फॉर b, एंड
बी ऑफ दिस फॉर्म इक्वली लाइकली, तो मेरे ख्याल से अगेन 2/5 इज द प्रोबेबिलिटी। बी 5k+2 फॉर्म का है या 5k+3 फॉर्म का है। कुछ लोग समझ गए बात को? ठीक, आई थिंक इस केस का आंसर सेम ही है, तो इंटू 2 यही कर दूं कि सर वो दोनों केसेस यही निपटा दीजिए। इज माई आंसर, बुद्धि लगाओ, ये आंसर हो गया, ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। ठीक है ना? तो ये डिविजिबिलिटी का आइडिया कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग है, मोस्टली प्रॉब्लम्स में बहुत इजी सॉल्यूशन देता है। बाकी कुछ लोग चाहें तो थोड़ा लेंदी सॉल्यूशन दे सकते हैं, मुझे लेंदी सॉल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? कि सर हमने तो पता है एंडिंग डिजिट से प्रॉब्लम बनाया था कि x एंड्स विथ 0 1 2 3 अप टू 9, पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो यार ये तुम लोग खुद कर सकते हो ना, 4 5 6 7 8 9, फिर x² एंड्स विथ पर ध्यान दिया, 0 1 4 9, वन। अब a² b² एंड्स विथ बता रहा हूं, एंड्स विथ, तो तुम 0 से एंडिंग के आंसर पहले गिनो कि सर दोनों का सम 0, तो दोनों का सम 0 होने के लिए यू विल से कि 0 0 5 5 1 9 9 1 4 6 6 4। कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये मैं कर क्या रहा हूं? ये एंड प्लेस की बात हो रही है। अब मेरे ख्याल से और कोई केस बचा नहीं 0 से एंड का। अब 5 एंडिंग, तो 5 एंडिंग 0 5 5 0 6 9 9 5 9 6, और कोई? हो गए सारे कंप्लीट। 1 4 1 4 4 1। देख रहे हैं कुछ लोगों को बात समझ में आई कि सर सेम सवाल को इस तरह से कर सकते हैं। नाउ एंड्स विद 0, तो एंड्स विद 0 तो सिर्फ ये है, मतलब 1/10 प्रोबेबिलिटी, अगला भी 1/10 प्रोबेबिलिटी। अब इसमें अगर ध्यान दोगे कि सर 1/10 स्क्वायर आंसर कौन कौन दे रहा है, तो ये केस दे रहा है, ये केस भी 1/10 स्क्वायर है, और कौन 1/10 स्क्वायर है? ये भी 1/10 स्क्वायर, ये भी 1/10 स्क्वायर, 4 केस 1/10 स्क्वायर के। और इस केस की बात करो 1 9 1, तो 1 के तो 2 है ना, 1 दिस वन एंड दिस वन, है ना? नंबर एंडिंग विथ 1 इक्वली लाइकली है। चाहो तो देख लेना सारे नेचुरल नंबर में दिख जाएगा कि नेचुरल नंबर एंड्स विद 1 एंड्स विद 0, ये सब इक्वली लाइकली है। तो आई थिंक 2/10, अगला भी 2/10। तो तुम आराम से ऑब्जर्व कर सकते हो कि सर ये जितने बाकी के केसेस है ना, ये सबका आंसर 2/10 स्क्वायर ही आ रहा है। तो देख लो कितने केसेस हैं, आई डोंट नो, मैंने गिने नहीं, 3 6 10 12, 4 केस यहां खर्च हो गए, 8 केस। तो यू विल गेट, यू कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। A fair die is tossed repeatedly. A wins if one or two on 2 consecutive tosses. अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, ये जो प्रॉब्लम 9 है डीपीपी का, ये इस साल जेईई 2023 में सेम आइडिया, एग्जैक्टली सेम आइडिया इन डिफरेंट फॉर्म, है ना? यहां पर टॉसेस है ना, तो एकदम सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है ना? तो कहीं ना कहीं अपने मटेरियल को करने से फायदा होता है। तो
प्रोबेबिलिटी ए विंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। तो एक काम करता हूं, 1 या 2 अगर लगातार आ जाए तो ए जीतेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एस कॉल कर रहा हूं ऑफ ऑब्टेनिंग 1 और 2, इसको मैंने एस नाम दे दिया, ठीक। और इसी तरह तुम फेलियर समझ गए कि सर फेलियर का मतलब है नॉट 1, नाइदर 1 नॉर 2। तो 1 या 2 की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1 या 2 की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/6। यही तो हुई कि डाई को थ्रो किया तो आइदर यू गेट 1 और 2, गेट द प्रोबेबिलिटी 2/6। तो ये सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई, फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 हो गई। ओके, 1/3 2/3। तो अब इसमें तुमको केसेस बनाने हैं कि मुझे कंसेक्यूटिव 2 सक्सेस चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, आई सेड कि बहुत अच्छा पार्ट है ये, मैं सक्सेस से स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम स्टार्टेड विद सक्सेस, और वो सारे केस गिनूंगा जिसमें 2 कंसेक्यूटिव सक्सेस होगी, कीपिंग इन माइंड कि मेरा जो स्टार्टिंग थ्रो था ना वो सक्सेस से स्टार्ट हुआ था। तो यू गेट सक्सेस, यू गेट सक्सेस, पहला। दूसरा, या सक्सेस, क्योंकि मैंने कहा ना, मैंने फिक्स कर दिया है आई विल स्टार्ट विद सक्सेस, फेलियर सक्सेस सक्सेस। ठीक, या तो तुम्हारी शुरुआत सक्सेस से हुई होगी, ठीक, कंफ्यूज ना हो जाऊं इसलिए मैंने अलग अलग करके किया। और आई स्टार्टेड विद अ फेलियर, मैं फेलियर से शुरू हुआ लेकिन मैं विन करूंगा। सोचो, मानते हो सारे केसेस कवर हो गए, कोई केस छूटा कि सर ए के विनिंग का कोई एक केस मिस हो गया, डू यू थिंक सो? तो मेरे हिसाब से आई कवर्ड एवरी केसेस। या तो ए शुरू सक्सेस से हुआ होगा या ए शुरू फेलियर से हुआ होगा, इसके अलावा और क्या संभव है। एंड आई वांट ए टू विन, तो इसका मतलब है 2 फेलियर कंसेक्यूटिव आने के बिफोर 2 कंसेक्यूटिव सक्सेस होनी चाहिए। तो देखो, आई मेक श्योर कि यार कहीं 2 कंसेक्यूटिव फेलियर ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो ए नहीं जीतेगा, बी जीतेगा, ठीक है ना। अब तुमको लगता नहीं सर ये तो जीपी बन रही है, आराम से देखो, 1/3 स्क्वायर इज माई फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो देखो जरा, 1/3 2/3, 1/3 2/3 का स्क्वायर, अरे इंटू खुद लिखो ना यार। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि सर ये इनफाइनाइट जीपी बन रही है विथ कॉमन रेशियो 2/3 इंटू 1/3। इसी तरह से जो सेकंड जीपी है, ये सेकंड केस, मेरे ख्याल से इसका भी कॉमन रेशियो वही है। बुद्धि लगाओ कि सर कॉमन रेशियो एफएस है, एफएस 2/3 इंटू 1/3, सेम, बस दोनों जीपी के फर्स्ट टर्म अलग अलग है, 2/3 इंटू 1/3 का स्क्वायर। खुद लिखना, तुमको ज्यादा बात समझ में आएगी, किसी के बताने से कम समझ आएगी। खुद से लिखना एक्सप्रेशन कि सर ये सीरीज क्या बन रही है, हम खुद लिखेंगे। तो यू विल गेट टू नो कि यू आर गेटिंग इनफाइनाइट जीपी हियर, इनफाइनाइट जीपी हियर। 15, 11 to 15 अब तो आसान है, अब डाउट मत पूछना। 14 they obtain the same score। तो यार तो इजी क्वेश्चन है। ए का स्कोर, पेयर ऑफ डाइस, ए का स्कोर 2 आया, तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी मानते हो ना, 1/36। तो बी, उसका स्कोर भी 2 आया,
दैट ऑल्सो इज 1। ए का स्कोर 3 आया, 3 लाने का स्कोर तुम देखो क्या पॉसिबिलिटी है, 2 वेज। लोगों को याद है कि सर वो इनिशियल क्लास सम इज एक्स है ना, तो सम इज 2, तो अगले पर्सन को भी 2 सम इज 3 चाहिए, सॉरी सम इज 3, तो सम इज 3 2 वेज, 1 2 2 1। तो अगला प्लेयर भी सम 3 सम 4, आराम से देखो, तो अगला भी सम 4। लेकिन सबको पता है कि सर ये प्रोबेबिलिटी बढ़ती थोड़ी रहती है हमेशा। सम 7 पे हाईएस्ट आता है ना, सम 7 6 by 36 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1%, तो अगले को भी सम 7 लाना पड़ेगा। इसके बाद सम 8 पे देखना फिर घटने लग जाता है कि सर सम 8 पर अगेन वी गेट 5 और सम 12 तक चले जाओ, आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। ठीक है, जोड़ना नहीं सिखाऊंगा मैं, कैसे जोड़ना है। ये एप्टीट्यूड का क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार? हाँ, डीपीपी 5 डिस्कस नहीं करूंगा मैं क्योंकि टाइम कुछ ज्यादा हो गया है ना। थोड़ा तो हम लोग रीजनिंग के प्रॉब्लम्स करेंगे ना। ये तो बहुत एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड तुमको सिखा रहा है, कह रहा है कि अगर तुम हार जाओगे ना तो तुम्हारे अगले मैच में जीतने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, तो सही बता रहा है। और अगर तुम जीत जाओगे तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो कम से कम 3 मैच तुमको जीतने हैं नेक्स्ट 4 में, जिसमें कि इनिशियली तुमको विन दे दी है उसने कि देखो तुम अभी जीते हुए हो, अब आगे आने वाले 4 मैचेस के बारे में तुमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि कम से कम 4 विन होनी चाहिए। तो इसमें केसेस बनेंगे सर, एग्जैक्टली 3 विन या ऑल 4 विन। एग्जैक्टली 3 विन पर तो 4 केस बनेंगे ना। अब तुमको क्या लगता है मैं सारे केसेस तुमको लिख के दिखाऊंगा? हाँ, मैं से इसमें से किसी एक केस का आंसर लिख करके दिखाऊंगा बस, और बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा कि अब तुम खुद लिखना। ठीक, तो इसमें कौन सा बता दूं? चलो ये बताता हूं। ठीक, पहला मैच विन। अब ये जो पहला मैच है इसके बिफोर तुम विनर हो, है ना, क्योंकि यू स्टार्टेड विद अ विन। तो पहला मैच तुमने जीत रखा है, अब तुम इस मैच की बात करने वाले हो कि सर इसमें विन होगी। तो उसमें साफ साफ कहा है इन फेवर ऑफ विनर, है ना, तो ऑड्स इन फेवर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज 2/3। ठीक, अब वो विनर है, तो जो अगला मैच है ना उसको फिर जीतने की प्रोबेबिलिटी उसकी 2/3 होगी। तो उसकी लूज करने की कितनी हुई? 1/3 हुई। अब वो लूजर है, तो मानते हो क्योंकि वो लूजर है तो जो जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3 है ना वो अगले की है, इसकी नहीं। तो इसकी जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई? 1/3, क्योंकि सर ही इज अ लूजर, है ना। तो अगला जीतेगा 2/3 से, अगला हारेगा 1/3 से, तभी तो ये जीतेगा। ठीक, अब ये फिर विनर है, ही इज विनर अगेन, तो अगला जीतने की प्रोबेबिलिटी 2/3। तो इस तरीके से ये सारे केसेस यू कैन नाउ राइट। ट्रेबल्ड का मतलब 3 टाइम्स होता है यार, ठीक है ना। A is one of the 6 horses entered for race। तो 2 ही तो पॉसिबिलिटी है, या तो जॉकी बी राइट करेगा या सी राइट करेगा। तो जॉकी बी राइट करेगा 2/3, 2:1। इन केस बी राइड्स ए, तो सारे हॉर्स बराबर चांसेस रखते हैं, तो हॉर्स ए जीतेगा। टोटल 6 हॉर्स है ना, 6 हॉर्सेस, तो उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6। और जॉकी सी ने राइट किया, तो जॉकी सी ने राइट किया 1/3। गिवन दैट जॉकी सी राइड्स ए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 3 टाइम्स हो गई। तो 1/6 थी ना, अब 3 टाइम्स हो गई,
ये हो गई जीतने की प्रोबेबिलिटी। इतना इजी क्वेश्चन था। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बता दिया मैंने। अब तुमको ऑड्स अगेंस्ट लिखना आता है। चलो भाई, रीजनिंग का शीट ओपन करो, है ना। अब टाइम कम बचा है ना, तो इसलिए मैं अच्छे सवाल ही तुमको देता हूं करने के लिए। डू क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3। आई एम ओनली टेकिंग एक्सरसाइज 3, है ना। क्विकली सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। अभी पूछ लेता हूं ऐप पर डाला है कि नहीं, ठीक है ना। क्विकली after doing 1 go for 6। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। हो गया होगा अब तक, है ना। इफ P, इफ Q देन P, P Q। मेरे ख्याल से इफ P, सॉरी इफ Q देन P। कुछ लोगों को याद होगा कि सर ये सिर्फ और सिर्फ तब फॉल्स होता है जब ओनली Q हैपन। तो ओनली Q हैपन को अगर छोड़ दिया जाए तो ये ट्रू कहलाता है।
तो शेडेड रीजन वेन डायग्राम में शो कर रहा हूं, इफ क्यू देन पी, आई थिंक दिस इज इफ क्यू देन पी। कुछ लोग समझ गए कि सर क्यू रटवाया था मैंने, अगर क्यू होगा तो पी का होना जरूरी है। तो देखो कि क्यू अकर हुआ, मैंने कहा था ना सिर्फ ओनली क्यू को छोड़ करके बाकी सब इसे फेवर करेगा, है ना। तो इफ क्यू हैपन देन पी मस्ट हैपन, एंड इफ क्यू नॉट देन नथिंग टू वरी, यू आर फ्री फॉर पी वेदर इट अकर और नॉट अकर। तो आई थिंक दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ क्यू imply P. Now I guess you are interested. P implies. तो यार अब इसको तुमको लगता नहीं कि सर तो मैं आपको लॉजिकली बता सकता हूं कि अगर P होगा तो डज इट एंश्योर कि दिस विल ऑल्सो हैपन? ऐसा तुमको साफ साफ दिख रहा है कि नहीं कि सर P हैपन? देखिए P, तो अगर P अकर हुआ तो आई एम श्योर कि ये जो शेडेड है वो भी अकर होगा। तो मेरे ख्याल से लोग समझ गए कि P अकर होने पर दिस सर्टेनली अकर, तो गारंटी ये ऑलवेज ट्रू हो गया, ऑलवेज ट्रू, मतलब दिस इज अ टॉटोलॉजी। तो ये जो लिख के आपने दिया है दैट एक्चुअली इज अ टॉटोलॉजी। बाकी वेन डायग्राम में भी तुम लोग समझते हो कि सर वेन डायग्राम में इफ पी देन दिस में सिर्फ फॉल्स कौन होता है, कौन सा रीजन फॉल्स होता है? जब ओनली पी हैपन। सही कहा ना मैंने? जैसे मैंने यहां अभी दिखाया तुमको कि सर फॉल्स रीजन कौन सा है। फॉल्स रीजन वो है जब अकेला क्यू हो जाए, क्योंकि वो मुझे अलाउड नहीं है, क्योंकि साफ कहा गया है इफ क्यू देन पी, है ना। लेकिन ये तो क्यू अकर है लेकिन पी अकर नहीं है, तो इस रीजन को छोड़कर बाकी सब ट्रू कहलाता है। सही है। तो मेरे ख्याल से इस वेन डायग्राम से तुम फील कर सकते हो कि सर ओनली पी हैपन, मतलब ये इवेंट, अरे ये इवेंट का वेन डायग्राम ये रहा, तो क्या तुमको दिख रहा है कि सर ये डैश और क्यू में इज इट पॉसिबल कि ओनली क्यू ओनली पी हैपन? तो ओनली पी हैपन कभी आएगा ही नहीं। मतलब कि अगर मैं तुमसे कहूं इस इवेंट का वेन डायग्राम दिखाओ, इस इवेंट का, तो दैट इज गोइंग टू बी दिस कंप्लीट, कि सर ये जो इवेंट है ना, ये इवेंट, ये इसका वेन डायग्राम ये गया, ये पूरा, क्योंकि मुझे फॉल्स कभी दिखाई नहीं, मुझे ओनली पी अक्कर होता हुआ कभी नजर ही नहीं आया कि आउट ऑफ दिस डैश पोर्शन एंड पी, है ना। तो डैश एंड पी, उल्टा बोल दिया, ओनली पी, मतलब डैश एंड पी में अकेला पी होता हुआ मुझे दिखाई नहीं। लोगों को अकल है कि सर इस डैश में पूरा पी आ रखा है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पी सिंगल अकर हो जाए विदाउट डैश, है ना, विदाउट दिस डैश रीजन। तो जो फॉल्स रीजन है इस इवेंट का वो है ही नहीं। तो व्हाट इज द ट्रू रीजन फॉर दिस इवेंट? दैट इज एंटायर यूनिवर्सल सेट। तो इसका मतलब है ये एक टॉटोलॉजी है, ठीक। और अब इसी तरह से तुमको ऑप्शन चेक करने थे, तो ऑप्शन में तो तुमको लगता नहीं सर ओरली मैं आपको सेकंड ऑप्शन तो फट से टिक करा दूंगा, इफ पी देन पी यूनियन क्यू। अरे पी बेचारा सबसेट होता है भाई पी यूनियन क्यू का, तो अगर पी अकर हुआ तो गारंटी पी यूनियन क्यू अकर होगा। तो इसका मतलब जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ऑलवेज ट्रू है, मतलब टॉटोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी है ना। हाँ, कल के दिन मैं लास्ट लेक्चर देखूंगा कि लास्ट लेक्चर मैंने कहां खत्म किया था, ठीक है ना, तो वहां से कंटिन्यू कर दूंगा, है ना, पैराबोला। तो मेक श्योर कि तुम्हारे सारे लेक्चर्स देख लिए गए हों, है ना। इसीलिए मैंने तुमको पूरे वीकेंड तक का टाइम दे दिया, सैटरडे, संडे और इवन मंडे भी दे दिया, ठीक है ना।
और ये रीजनिंग ये तो क्वेश्चंस के थ्रू होता रहेगा, है ना। इस पर मैं तुम्हारा अभी होमवर्क का लोड नहीं दूंगा तुमको, पहले पेंडिंग टॉपिक्स खत्म हो जाए फॉर डिस्कशन। ये बहुत इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 6 and 12। डन। कल का होमवर्क भी लिख देता हूं, है ना। एक तो तुमको डीपीपी 5 मिला हुआ है। टुमारो होमवर्क इज डीपीपी 5 प्लस जेईई मेंस में तो खैर तुम लोग स्कोर कर ही लेते हो, है ना सर। 99.9 एक्सरसाइज 5 डीई। जो समझदार लोग हैं दे नो कि सर आखिरी का जितना चैप्टर चल रहा है ना, इन सबके क्वेश्चंस गारंटी आएंगे, गारंटी। डीई विल बी देयर, एरिया विल ऑल्सो बी, प्रोबेबिलिटी नहीं, कोनिक सेक्शन। ये आखिरी के बचे हुए चैप्टर ही लोग जितना स्कोर नहीं कर पाते हैं कि सर आउट ऑफ 25 15 क्वेश्चन तक सही नहीं कर पा रहे वेक्टर एंड 3D, तो मिनिमम 15 तो इतने ही टॉपिक निकलवा देंगे तुम्हारे, ठीक है ना। तो ये आखिरी के चैप्टर्स पर बहुत बी एक्स्ट्रा केयरफुल। क्वेश्चन नंबर 6 इज डन। मेरे ख्याल से मैंने बहुत समय दे दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टॉटोलॉजी। अरे बाप रे, इतने हाई फाई। पी इंटरसेक्शन, तो आराम से चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन पी इंप्लाई क्यू, है ना। पी इंप्लाई क्यू का ट्रू रीजन तो तुम जानते हो कि सर पी क्यू, तो ओनली क्यू को छोड़ के बाकी सब ट्रू होता है। तो इस पोर्शन को छोड़ दो, इस पोर्शन को, इतना पोर्शन को, तो दैट इज पी इंप्लाई क्यू। नाउ यू टेक पी इंटरसेक्शन, तो तुमको नजर आया सर पी इंटरसेक्शन पी इंप्लाई क्यू जो है वो सिर्फ इतना हो गया। कुछ लोग समझ गए ना कि सर दिस इज पी इंटरसेक्शन पी इंप्लाई क्यू। नाउ क्यू इंप्लाइज दैट, क्यू इंप्लाइज, तो सबको दिख रहा है कि सर पूरा सैंपल स्पेस, पूरा यूनिवर्सल सेट तो नहीं आ पाया। क्यू इंप्लाइज दिस, है ना। तो ये इवेंट एंड क्यू, तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर हम क्यू और इस इवेंट में बात कर रहे हैं, है ना। इस इवेंट का नाम क्या है, पी इंटरसेक्शन पी इंप्लाइज क्यू। समझ पा रहे हो ना बात को। तो ओनली क्यू हैपन इज रॉन्ग, तो ओनली क्यू हैपन इज रॉन्ग, तो इसका मतलब है इस पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब सही है। तो समझ पा रहे हो तुम कि इस इवेंट का वेन डायग्राम क्या होगा, इस इवेंट का। तो इस इवेंट का वेन डायग्राम होने वाला है कोई मुझको वेरीफाई करो कि मैंने ट्रू रीजन करस्पॉन्डिंग टू ऑप्शन ए सही दिखाया या नहीं। कंफर्म करो कोई जल्दी। रिप्लाई का वेट कर रहा हूं मैं
कि Q इंप्लाइज दिस का ट्रू रीजन, सही है ना? तो साफ दिख रहा है ना कि सर दैट इज नॉट कमिंग टू बी एंटायर यूनिवर्सल सेट, इट इज नॉट अ टोटोलॉजी। बस अब तो बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही बेकार है कि सर P का P यूनियन Q के साथ इंटरसेक्शन तो केवल P सेट आएगा। तो जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन तो सिर्फ इतना आंसर आएगा सर, इतना सेट, वो भी टोटोलॉजी नहीं है। सी ऑप्शन, यार अब तो तुम लोग समझदार हो कि सर P यूनियन P इंटरसेक्शन Q, नहीं नहीं, ट्रुथ टेबल से तुम लोग बिल्कुल हर सवाल कर सकते हो कि सर हम सब PQ 4 ट्रुथ टेबल बनाएंगे, 4 ट्रू फॉल्स, है ना, और हम सबके ऑप्शन बना बना के चेक करेंगे। लेकिन जो यहां पर थोड़े से स्मार्ट लोग हैं जो 99.9 प्लस टारगेट कर रहे हैं, वो लोग इस तरह के सॉल्यूशंस बहुत एंटरटेन कर रहे हैं कि सर ट्रुथ टेबल बना करके भरा था, है ना, मेहनत करके, और यहां क्वेश्चन को पढ़ा, सेकंड्स, विद इन 30 सेकंड्स आगे मूव कर गए कि सर वो हो गया, रीजनिंग का सवाल गया, जो समय बचा है वो कहीं और लगाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से थर्ड ऑप्शन भी साफ दिख रहा है कि नहीं नहीं, P इंटरसेक्शन Q जो कि अकेला ये है, इसका P के साथ अगर तुम यूनियन लोगे तो अकेला P आएगा, तो वो भी सही नहीं है। तो बचता है खाली फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन P का इंटरसेक्शन विद दिस, P इंप्लाइज Q का P के साथ इंटरसेक्शन, तो सिर्फ इतना हुआ है। और अब मैं Q इंप्लाइज Q, तो इंप्लाइज Q, तो इसका मतलब है कि सर ये अकेला आकर नहीं करना चाहिए, है ना। फॉल्स रीजन कौन सा होता है, दिस इंप्लाई Q की बात करने जा रहा हूं अब मैं। तो इसका फॉल्स रीजन वो होता है जहां ये अकेला आकर हो जाए। तो ये अकेला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो खुद Q के अंदर है। तो इसका मतलब है इस इवेंट और इस इवेंट का मुझको फॉल्स रीजन कहीं मिला ही नहीं। तो जब फॉल्स रीजन नहीं मिला है तो वेन डायग्राम क्या होगा इस पूरे का, इस इवेंट का वेन डायग्राम क्या है सर, ये तो पूरा हो गया, ये रहा। तो इसका मतलब है बिल्कुल सही है, आपका जो ऑप्शन 4 है वो ही टोटोलॉजी है। अरे बहुत लाइफ आसान है, ठीक है ना, था ना इजी कि सर हमने तो वेन से ही निपटा दिया। P इंप्लाइज Q को फील कर लो ना कि सर इसका जो गलत होता है ना, जो गलत, वो ओनली P हैपन नॉट Q, P हैपन नॉट Q, बस ये गलत होता है, बाकी सब सही होता है। बाकी तुम लोग को मैंने सेट लैंग्वेज में भी सिखा दिया था कि इस क्वांटिटी को हम लोग नॉट P यूनियन Q, ये तुम्हारी पिछली क्लास के नोट्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 ऑल्सो डन है, सही। अब थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट का क्वेश्चन करते हैं, है ना, कि सर सारे क्वेश्चन एक जैसे नहीं। एक क्वेश्चन इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आईआईटी, मैंने कहा था ना मेंस जो है नंबर थ्योरी पर ज्यादा जा रहा है कंपेयर टू एडवांस। तो यू विल फाइंड कि सर 15th क्वेश्चन इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम। 15 आफ्टर डूइंग 15 यू विल डू 16, पहले 15 करो फिर 16 करो, ऑर्डर में करते हैं। 12th क्वेश्चन सभी का बन गया ना, इज ए फैलेसी। मेरे ख्याल से लोग वेन डायग्राम समझते हैं, राइट। P Q, तो P इंटरसेक्शन नॉट Q का मतलब है ओनली P हैपन। सेकेंड इवेंट है ओनली Q हैपन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो फाई हो गया भाई। व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इज फाई। तो डेफिनेटली योर स्टेटमेंट 1 इज नेवर ट्रू। नेवर ट्रू मतलब फैलेसी। सिमिलरली स्टेटमेंट 2, P इंप्लाइज Q, P इंप्लाइज Q का मतलब तो तुम अच्छी तरह जानते हो
कि सर P इंप्लाई Q का मतलब होता है ओनली P हैपन इज इनकरेक्ट, बाकी सब ठीक है। ये है आपका P इंप्लाई Q। सही है, P इंप्लाई Q। नाउ व्हाट अबाउट नॉट Q? अरे यार ये तो बुद्धू बना गया। कुछ याद आया कि सर ये तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव लिखा हुआ है। जल्दी बताओ, किसी को फीलिंग आई कि सर P इंप्लाई Q, नॉट Q इंप्लाई नॉट P, ये दोनों सेम होते हैं। ये आपने पढ़ाया था कि वो लोग जो नेगेटिव बातें करते हैं, है ना, पॉजिटिव लोगों का स्टेटमेंट ये रहा, और जो नेगेटिव लोग हैं जो हर बात को नेगेटिव प्रेजेंट करते हैं उनका आंसर ये रहा। लेकिन ये दोनों एक ही होते हैं। ये आपने लास्ट क्लास में ही सिखाया था कि दीज टू आर सेम। तो एक्चुअली जो सेकंड इवेंट लिखी गई है वो सेम है ना। तो जब तुम मुझसे कहोगे कि सर ए इवेंट डबल इंप्लाई ए इवेंट, तो यार सही तो है। या तो ये दोनों एक साथ होंगे या ये दोनों ही नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों सेम ही तो हैं, है ना। डबल इंप्लाई याद है ना, बोथ ट्रू या बोथ नॉट ट्रू। याद आया होगा कि सर P इफ एंड ओनली Q आपने बताया था, या तो दोनों ट्रू हो या दोनों फॉल्स हो। तो ये तो होगा ही क्योंकि ये दोनों सेम है। तो इसका मतलब है ये तो ऑलवेज ट्रू स्टेटमेंट हो गया। इसका मतलब ये गारंटी टोटोलॉजी है। देखो कितना लॉजिकली हम लोग करते चले जा रहे हैं। कहां तुम लोग ट्रुथ टेबल बना रहे हो हाई फाई, ठीक है। तो हम भी बनाएंगे ट्रुथ टेबल। मैं बिल्कुल इस बात से रिफ्यूज नहीं कर रहा हूं कि आई विल नेवर मेक ट्रुथ टेबल, नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जहां भी लगेगा कि यार ये थोड़ा भयानक हो रहा है, ट्रुथ टेबल पे चले जाएंगे, ठीक है ना। 15 हो गया ना, बिल्कुल सही है आर्य। 15 के बाद 16। ये सब मैं लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं ना, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लोगों को याद है, आज भी लोगों को याद है, ठीक है ना, कि इसे मैंने सिखाया था कनेक्टर लैंग्वेज में, नॉट P यूनियन Q, है ना, यही सिखाया था, नॉट P यूनियन दिस। तो इसको अगर लिखने जाओगे कनेक्टर लैंग्वेज में, नॉट ऑफ दिस मतलब Q यूनियन दिस, तो लोग पहचान गए कि सर ये सेम ही तो है। ये रिजल्ट और ये रिजल्ट, ये दोनों सेम ही तो लिखे हैं आपने, ठीक है ना। बाकी मैं वेन डायग्राम से भी बता सकता था, लेकिन आप रहने दो, है ना। वन सिक्स, सॉरी 15, 15 देन 16। बाकी किसी क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन ट्रुथ टेबल से भी करके दिखा दूंगा जब जरूरत पड़ लगेगी, है ना। इन केस ऑफ कंफ्यूजन वी विल डू यूजिंग ट्रुथ टेबल। दोनों का आंसर आ गया। यार 16 में मुझे थोड़ा सा डाउट है, कोई 16 में कोई है जो थोड़ा ऑब्जेक्ट करे कि सर 16 का आंसर कुछ गड़बड़ आ रहा है। 16 क्वेश्चन, या मैंने कुछ कैलकुलेशन एरर की है।
अगर किसी को 16 पे थोड़ा सा भी शक आए ना, एक बार आंसर को लेके वो मुझे एक बार कंसल्ट करे, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि क्या मैंने अकेले ने गलत किया है क्या। देखो 15 क्वेश्चन तो बिल्कुल मामूली सी नंबर थ्योरी था, 15 क्वेश्चन में तो कोई दम नहीं था। m डिवाइड्स n, तो m डिवाइड्स n का मतलब ये हुआ k इज सम इंटीजर। यही मतलब हुआ ना कि सर अगर m ने n को डिवाइड किया तो ये, तो व्हाट अबाउट n स्क्वायर, तो अनडाउटेडली n स्क्वायर भी m से डिवाइड होगा। अगर m ने n को डिवाइड किया तो जो m है वो n स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। हां, लेकिन उल्टा ट्रू नहीं है भाई कि सर m ने n स्क्वायर को डिवाइड किया तो m n को भी डिवाइड करेगा। बिल्कुल गलत। सही है ना? अरे तुम तो एग्जाम्पल से सपोर्ट कर दो यार, कि देख 18 ने 36 को डिवाइड किया, लेकिन 18 ने 6 को डिवाइड नहीं किया। बुद्धि लगाओ। सही है ना? तो तुम्हारा ऑप्शन इफ Q देन P, कि सर m डिवाइड्स n स्क्वायर देन m डिवाइड्स n इज रॉन्ग, तो तुम्हारा थर्ड आंसर गलत है। अब बात आती है फर्स्ट ऑप्शन की, P इंटरसेक्शन Q देन R। बात को ध्यान से सुनते जाओ। m डिवाइड्स n एंड m डिवाइड्स n स्क्वायर देन R, तो m को प्राइम होना पड़ेगा। क्यों भाई? ये तो सरासर गलत है। सही है ना कि सर ये तो बिल्कुल गलत है। ये लीजिए, इसको n बोलिए कि ये देखो ये n है और n स्क्वायर क्या है, n स्क्वायर ये है। तो आपके m ने n को भी डिवाइड किया, आपके n ने n स्क्वायर को भी डिवाइड किया, तो क्या ये प्राइम नंबर है? बिल्कुल गलत। कुछ समझ गए ना? तो इफ P इंटरसेक्शन Q देन R इज ऑल्सो रॉन्ग। अब कौन सा होता ना, 2 तो बिल्कुल ही वेस्ट है कि सर 2 तो रहने ही दो। इफ m डिवाइड्स n स्क्वायर देन m इज प्राइम, बिल्कुल गलत। कहना ये सब एग्जाम्पल वही चल रहे हैं, तो बचा खाली एक ऑप्शन। ठीक है, तो Q इंटरसेक्शन R देन P। अब यार एक चीज बुद्धि लगाओ, Q इंटरसेक्शन R मतलब m ने n स्क्वायर को डिवाइड किया। ठीक है, m डिवाइड्स n स्क्वायर, राइट, एंड m इज प्राइम। m जो है एक प्राइम नंबर है, प्राइम। तो मुझे बताओ, क्या इस बात को एग्री करते हो? सर n जो है ना वो भी p से डिविजिबल गारंटी होगा, 100% होगा। अरे अब प्राइम नंबर की बात हो रही है, ठीक है। क्या ऐसा संभव है कि n स्क्वायर में देर इज अ प्राइम फैक्टर कॉल्ड 7, कि सर n स्क्वायर में 7 प्रेजेंट है लेकिन n में 7 प्रेजेंट है ही नहीं? इम्पॉसिबल। अरे बुद्धि लगाओ यार, प्राइम फैक्टर की बात हो रही है, प्राइम नंबर की बात हो रही है। तो n डू नॉट कंटेन 7 बट n स्क्वायर कंटेन 7, हाउ इज इट पॉसिबल? तुमको तो लॉजिक पता है ना कि हर नंबर के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 एंड सो ऑन। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि n जो है एक प्राइम नंबर को कंटेन ही नहीं कर रहा लेकिन वही प्राइम नंबर n स्क्वायर में है, विच इज नॉट प्रेजेंट इन Pn, इज इम्पॉसिबल। समझ गए? तो अगर प्राइम नंबर ने n स्क्वायर को डिवाइड किया है तो वही प्राइम नंबर n को भी डिवाइड करेगा फॉर श्योर। तो इसका मतलब है डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट। हाँ, एक दिव्यांशु। तो दिव्यांशु तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारा आंसर क्या है?
1 है ना। हाँ, वो ऑप्शन में बताओ ना मुझे, तुम्हारे अकॉर्डिंग 16 के ऑप्शन क्या है। हाँ बिल्कुल ठीक, कुछ लोग एग्री कर रहे हैं मुझसे, क्योंकि मेरा भी यही आंसर आया था यार, है ना। तो मैंने कहा बच्चों से ही पूछ लेता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि यार मैं ही गलत कर रहा हूँ। ठीक, मेरे भी 2 आंसर आए इसके, 1 एंड 4, 16 का आंसर। ठीक है ना, जबकि पीछे खाली 4 लिखा है, तो और मेंस में 1 और मोर ऑप्शन आते भी नहीं है, तो हो सकता है मेंस में गलती हुई हो, है ना। तो मेरे ख्याल से 16 में बिल्कुल दम नहीं है ना कि सर इसे चलो ट्रुथ टेबल, ठीक है ना, कि पी क्यू लॉजिकल स्टेटमेंट, पी क्यू तो फटाफट ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू, कि चलो एक क्वेश्चन तो आज के दिन ट्रुथ टेबल से एक सवाल तो किया, नॉट पी इंटरसेक्शन नॉट क्यू, सब तुम जानते हो। गलत तो नहीं लिख दिया मैंने? वैसे मैं बताऊं, मैं इतना हाई फाई करता ही नहीं हूं। कुछ लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मुझे जानते हैं वो बताएंगे कि सर आप पता है इस क्वांटिटी को आप कैसे बताओगे, आप इस क्वांटिटी पर डायरेक्ट स्ट्राइक करोगे, कहोगे डिमॉर्गन, आप कहोगे ये जो है ना P यूनियन Q का नॉट है। कुछ लोग मुझे जानते हैं ना कि सर आप यहां भी आलस कर जाओगे। ठीक है, आलसी आदमी हमेशा आलसी ही होता है, हर सिचुएशन में आराम ढूंढता है। ठीक है, तो और यूनियन में तुम लोग जानते हो कि सर एटलीस्ट 1 करेक्ट पर यूनियन ट्रू आता है, तो इसका जो नॉट है ना वो एटलीस्ट 1 करेक्ट पर फॉल्स होगा। तो एटलीस्ट 1 करेक्ट, कोई भी करेक्ट दिख रहा है ना, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, बस यहां ट्रू आएगा। कुछ लोग समझ गए मेरी बात को? अरे जल्दी से हाँ बोलें भाई कि हाँ सर आपने बिल्कुल सही दिखाया है। सही है, अब तुमको क्या करना था, P इंप्लाइज दिस। अब तुमको तो अच्छी तरह याद है ना कि सर आउट ऑफ, सिर्फ इन 2 पर ध्यान देना है, इस पर और इस पर। तो फॉल्स का आंसर याद है कि नहीं, कि सर फॉल्स आंसर तब आता है जब अकेला P ट्रू होता है, कि P तो ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है ना। तो ट्रू फॉल्स, योर आंसर इज फॉल्स, ट्रू फॉल्स, योर आंसर इज फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये आंसर है। तो आई थिंक आंसर फॉर फॉल्स याद करो, P इंप्लाइज Q का आंसर फॉल्स कब होता है, P हैपन बट नॉट Q। तो P हैपन बट नॉट Q के तो ये रहे ना, दिस 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 दिस। तो मेरे ख्याल से तुम्हारा आंसर जो फॉल्स आया है ना, वो P और Q की ट्रुथ टेबल ट्रू ट्रू पर आया है एज वेल एज ट्रू फॉल्स पर आया है। तो इसके 2 आंसर हैं। ठीक है भाई, तो कल का होमवर्क क्लियर, कम विद जेईई मेंस डीई एंड डीपीपी नंबर 5। ठीक, बाकी सबको पता है कि सर हम डीई खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी शीट मैंने बोल दिया है, अभी इमीडिएट ऐप पर डाल देंगे। तो आफ्टर ये आखिरी डीपीपी है, डीपीपी 5, इसके बाद हम कोई और डीपीपी नहीं लेंगे, इसके बाद हम सीधा शीट पर जाएंगे प्रोबेबिलिटी की। ठीक है, चलो भाई बाय, जय हिंद।